18 अगस्त 1945 ताइवान का ताई होको एयरपोर्ट। एक जापानी प्लेन रनवे से उड़ान भरता है। उस प्लेन में सवार थे भारत की आज़ादी के सबसे बड़े योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका होता है और खबर आती है कि नेताजी नहीं रहे। पूरी दुनिया ने मान लिया कि नेताजी मर चुके हैं। कांग्रेस ने मान लिया, अंग्रेजों ने मान लिया, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। और शायद वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि इस हादसे के ठीक 40 साल बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनाम साधु की मौत होती है। और जब उस साधु का बंद कमरे का दरवाज़ा खोला गया, जब उनके पुराने संदूक खोले गए, तो जो सामान बाहर निकला उसे भारत की खुफिया एजेंसियों, सरकार और इतिहास तीनों की नींद उड़ा दी। उस कमरे में नेताजी का चश्मा, उनकी फैमिली फोटोज और आज़ाद हिंद फौज की खुफिया चिट्ठियाँ मिली। तो सवाल ये है, क्या वो प्लेन क्रैश एक झूठ था? क्या भारत का शेर अपने ही देश में छिपकर जी रहा था? और अगर हाँ, तो आज़ाद भारत में उन्हें गुमनाम होकर क्यों रहना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, ट्रेस ऑफ ट्रुथ के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस सच की दौड़ लगाएंगे जो 70 सालों से फाइलों में दबाया जा रहा है। सबसे पहले हमें उस दिन को समझना होगा जिस दिन ये कहानी शुरू हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और वो बुरी तरह जल गए। लेकिन अजीब बात सुनिए, उस क्रैश की कोई भी बॉडी, जी हाँ, कोई भी डेड बॉडी रिकवर कभी की ही नहीं गई। कोई फोटो नहीं, कोई सबूत नहीं। यहाँ तक कि उस वक्त की ताइवान सरकार, जो जापान के अंडर थी, और बाद में ताइवान के रिकॉर्ड्स ने साफ कह दिया कि उस दिन उस एयरपोर्ट पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो फिर वो कहानी किसने बनाई और क्यों? देखिए, नेताजी अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि यह क्रैश एक मास्टर प्लान था रूस भागने का, ताकि वो अंग्रेजों की नज़र से गायब हो सके। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है भारत के अंदर। साल था 1950 का दशक। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक अजीब साधु को देखा जा रहा था। कभी लखनऊ, कभी नैमिषारण्य, कभी बस्ती और अंत में फैजाबाद। लोग उन्हें भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। उनकी सबसे बड़ी शर्त यह थी, कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा। वो हमेशा एक पर्दे के पीछे रहकर बात करते थे। उनसे मिलने आने वाले लोग कोई आम लोग नहीं थे। सोचिए जरा, एक फकीर साधु से मिलने के लिए कोलकाता से बड़े बड़े लोग, आज़ाद हिंद फौज के पुराने सिपाही और डॉक्टर पवित्रा मोहन राय, जो INA के इंटेलिजेंस चीफ थे, आते थे। अगर वो सिर्फ एक साधु थे तो INA के टॉप ऑफिसर उनके पैर छूने क्यों आते थे? वो घंटों बंगाली, इंग्लिश और जर्मन भाषा में बात क्यों करते थे? जी हाँ, जर्मन। एक गांव का साधु फ्लुएंट जर्मन और इंग्लिश कैसे बोल सकता है? लोकल लोगों का कहना है कि जब वो बात करते थे तो उनकी आवाज़ में एक ऐसी कमांड थी जैसे कोई मिलिट्री जनरल ऑर्डर दे रहा हो, ऑर्डर वाली टोन। लेकिन सबूत क्या था? सबूत मिला 1985 में। 16 सितंबर 1985 गुमनामी बाबा का निधन हो जाता है। उनकी मौत भी उतनी ही गुमनाम थी जितनी उनकी ज़िंदगी। लेकिन उनकी मौत के बाद कोर्ट के आदेश पर उनके सामान की तलाशी ली गई। फैजाबाद के राम भवन में रखे उन 24 संदूकों को जब खोला गया तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। राउंड फ्रेम ग्लासेज, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेताजी पहनते थे। रोलेक्स वॉच, उस जमाने की गोल्ड रोलेक्स जो उस वक्त सिर्फ अमीर या बड़े लोग पहनते थे। जर्मन मिलिट्री के दूरबीन। नेताजी को स्मोकिंग का शौक था, वहीं ब्रांड्स वहाँ मिले। नेताजी के परिवार की पर्सनल फोटो जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। दोस्तों, जरा लॉजिक लगाइए, एक साधु के पास नेताजी के माता पिता की ओरिजिनल फोटो क्या कर रही थी? और सबसे बड़ी बात, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जैसे कि बी लाल, जो उस समय के टॉप एक्सपर्ट थे, गुमनामी बाबा की चिट्ठियाँ और नेताजी की पुरानी राइटिंग को मैच किया। नतीजा परफेक्ट मैच। लिखने का तरीका, शब्दों का चुनाव, यहाँ तक कि स्पेलिंग मिस्टेक भी, सब कुछ सेम था। तो क्या यह काफ़ी नहीं था यह साबित करने के लिए कि वो ही नेताजी थे? नहीं, सरकार को यह काफ़ी नहीं लगा। जब मुखर्जी का मिशन बैठाया गया तो उन्होंने ताइवान जाकर कन्फर्म किया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। लेकिन जब बात गुमनामी बाबा की आई तो कहानी उलझ गई। कहा गया कि जब दांतों का DNA टेस्ट किया गया तो वो मैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक पेच है। कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और रिसर्चर जैसे अनुज धर का दावा है कि वो DNA रिपोर्ट्स या तो बदली गई हैं या फिर सैंपल ही सही नहीं थे। सोचिए, जिस सरकार ने नेताजी की फाइलों को 50-60 सालों तक टॉप सीक्रेट रखा, यह कहकर कि इससे दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, वो सरकार इतनी आसानी से सच सामने आने देगी?
अगर वो महज एक साधु थे तो उनकी फाइलों को क्लासिफाइड क्यों रखा गया? किस देश से रिश्ते खराब होते? जवाब डरावना है। शायद इसलिए क्योंकि अगर यह माना जाता कि नेताजी जिंदा थे तो यह भी मानना पड़ता कि आज़ाद भारत की सरकार ने उन्हें घर नहीं लौटने दिया। उन्हें वॉर क्रिमिनल के डर से छिपना पड़ा। गुमनामी बाबा ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं एक मर्द व्यक्ति हूँ जो अपनी ही राख पर चल रहा है। सच्चाई क्या है यह शायद सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए कैद रहे, लेकिन सबूत, गवाह और वो सामान एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भारत का वो शेर जंगलों में, अंधेरे कमरों में, तन्हाई में जी रहा था जबकि हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फैजाबाद के वो बाबा ही नेताजी थे या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम दौड़ लगाते हैं सच की तरफ। दिस इज डेज ऑफ ट्रुथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी गहरा राज खोलने वाला है। जय हिंद।